वेलकम फ्रेंड्स। इसके पहले हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, साथ ही साथ सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, इसी तरीके से 4 टॉपिक्स हमने कवर किए। आज हम प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगॉट्स्की इनके जो कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर की ख़ास बात ये रहेगी कि आपको लास्ट तक यहाँ पर इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक देखें, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो आपका एक क्वेश्चन में जब चारों चीज़ें हम कवर करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यानी अगर उस क्वेश्चन या ऑप्शन से रिलेटेड अगर नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि इनके क्या थेरीज रही हैं इस टॉपिक को लेकर, यानी कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर। देखिए, जब सबसे पहले हम तीनों लोगों में अगर बात करें तो जो जीन प्याजे हैं तो हमेशा हम इनका नाम जुड़ा हुआ देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपको कॉग्निटिव लफ्ज़ का अब तो पता ही चल गया होगा कि कॉग्निटिव का मतलब होता है जहनी, है ना। तो हमेशा मैक्सिमम जो है तो बात जहनी तरक्की की जीन प्याजे ने ही की है। अब क्या कहते हैं वो यहाँ पर एक टेबल की मदद से हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कॉन्सेप्ट कौन सा, 3 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव लर्निंग, उसके बाद है स्टेजेस आर यूनिवर्सल एंड सीक्वेंशियल, और तीसरा है डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेशन। पहले में एक्टिव लर्निंग में क्या कह रहे हैं वो प्याजे, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विथ इन्वायरमेंट, यानी बच्चा जो है तो माहौल से तजुर्बा करके इल्म हासिल करता है ना। बच्चा खुद से सीख रहा है लेकिन माहौल से वो तजुर्बा ले रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उनका, डेवलपमेंट फॉलोज फिक्स्ड ऑर्डर कैन नॉट स्किप, यानी डेवलपमेंट जो होता है वो एक फिक्स ऑर्डर फॉलो करता है और उसमें कोई मरहला जो है तो छूटता नहीं है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़ ड्राइव्स लर्निंग, यानी जो पुराना और नए इल्म में जो तजाद होता है तो वो सीखने को बढ़ाता है। अब हम इसको समझेंगे। जैसे अब यहाँ पर ये 2 ऊपर की चीज़ें तो आपको आसानी से समझ में आ गई, लेकिन बात अगर करें डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेशन तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो देखिए इनको समझते हैं हम, ये दोनों क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें डिसइक्विलिब्रियम की। डिसइक्विलिब्रियम यानी एक लफ्ज़ से बना है, इक्वल से बना है, डिसइक्वल और इक्वल, यानी अब इसको हम समझते हैं आसानी से। डिसइक्विलिब्रियम यानी अदम तवाज़ुन जिसको हम कहेंगे। अब क्या अदम तवाज़ुन कैसा, तो इसको हम कैसे समझते हैं। देखिए, जो नई मालूमात हासिल होने पर जो पिछली समझ बुझ से मेल नहीं खाती तो कन्फ्यूज़न या ज़हनी परेशानी का एहसास होता है। यानी अब उसको मिसाल के ज़रिए मैं अगर समझाऊँ तो जैसे एक शतुरमुर्ग है। अब बच्चे को हमने क्या बताया है कि जो सारे परिंदे हैं उड़ते हैं, है ना। अब बच्चा क्या सोचेगा जब वो शतुरमुर्ग को देखता है, तो बच्चा क्या सोचेगा कि शतुरमुर्ग भी उड़ता होगा। लेकिन अगर उसे ये हम कहें कि शतुरमुर्ग नहीं उड़ता तो फिर बच्चे के जहन में अब सवाल आया कि जब सारे परिंदे उड़ सकते हैं तो शतुरमुर्ग क्यों नहीं उड़ सकता। तो ये क्या हो गया, उसके जो पहले से उसके बाद जो मालूमात थी परिंदों को लेकर उसमें अब जो है तो अदम तवाज़ुन हो गया, यानी डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब वो कंफ्यूज हो गया कि शतुरमुर्ग परिंदा होने के बावजूद क्यों नहीं उड़ पा रहा। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे डिसइक्विलिब्रियम, यानी उसका जो तवाज़ुन बना हुआ था उस मालूमात को लेकर अब वहाँ पर अदम तवाज़ुन हो गया, यानी उसमें अब थोड़ा सा हम एक तरीके से कहेंगे बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है, अब उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। फिर क्या होगा, अब इक्विलिब्रेशन होगा। इक्विलिब्रेशन होगा कैसे, यानी इक्विलिब्रेशन में क्या होगा, अब वो सोचेगा कि शतुरमुर्ग क्यों नहीं उड़ता। तो वो उसके बारे में उसने नई मालूमात हासिल किया और पुरानी मालूमात को उसने अपनी अपडेट किया। हम बात करें इक्विलिब्रेशन,
डिसइक्विलिब्रियम समझ लिया, अब इक्विलिब्रेशन के बारे में बात करें। अब उसने नई सोचा, नई मालूमात हासिल किया, अब क्या किया, पुरानी मालूमात में इजाफा किया। यानी उसके पास पुरानी एक मालूमात थी कि सारे परिंदे जो है तो उड़ सकते हैं, ये उसके पास पहले से एक मालूमात थी। अब उसने उसमें क्या अपडेशन किया कि शुतुरमुर्ग जो है ये एक परिंदा ऐसा है जो उड़ नहीं सकता। तो अब ये बात उसको पता चल गई कि ये बात गलत है कि सारे परिंदे उड़ सकते हैं। अब वो ये क्या कहेगा कि सारे परिंदे नहीं उड़ते, कुछ परिंदे ऐसे जो नहीं उड़ सकते। अब क्या किया उन्हें, जो उसको कन्फ्यूज़न बना था, यानी जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ था उसके माइंड में, उसको उसने अब क्या किया, इक्वल किया, इक्विलिब्रेशन कहेंगे हम उसको। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये दोनों लफ्ज़ का मीनिंग बहुत अच्छे से पता चल गया कि डिसइक्विलिब्रेशन क्या रहेगा, डिसइक्विलिब्रियम क्या रहेगा और इक्विलिब्रेशन क्या रहेगा। यानी अब उसको उर्दू में भी आप समझ सकते हैं कि पुराने और नए इल्म में जो तजाद है उसको सीखने को बढ़ाता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है। तो आप इस तरीके से हम हर वर्ड को समझेंगे जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, और ये ख़ास तौर पर इस तरीके के वर्ड ही एग्ज़ाम में फोकस्ड होते हैं, जैसे इक्विलिब्रेशन या डिसइक्विलिब्रियम। यानी जब ये आते हैं तो हमें वहाँ पर ये नए अल्फाज लगते हैं और हम एग्ज़ाम में जो तो यहाँ पर इनको गलत कर बैठते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने के चांसेस एग्ज़ाम में होते हैं और पूछे भी गए हैं। क्या है ये चीज़ें, देखिए। अब बात करते हैं हम 4 स्टेजेस जो इन्होंने दी, उसमें 4 स्टेजेस में क्या क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, उसके साथ है प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या होता है इन स्टेजेस में, देखिए। पहले स्टेज है सेंसरी मोटर, यानी बच्चा जब पैदा हो गया वहाँ से 2 साल तक का जो वक्फा है उसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और इसको जो है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, लर्न थ्रो सेंसेस एंड मूवमेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी क्या हो रहा है कि बच्चे की जो हवास और हरकत हैं, बच्चा जो है तो हवास और हरकत के ज़रिए सीख रहा है। अब हम मिसाल भी देख लेते हैं, जैसे किसी चीज़ का परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी किसी चीज़ के वजूद का एहसास, यहाँ पर लिखा है। अब कैसा एहसास, तो देखिए बच्चा एक खिलौने से खेल रहा है और खेलते हुए क्या होता है कि उसका खिलौना जो है तो किसी चीज़ के पीछे छुप जाता है, चला जाता है। तो बच्चे को क्या लगेगा कि खिलौना अब गायब हो गया, अब उसे लग रहा है कि चीज़ मौजूद ही नहीं है सिरे से, क्योंकि अभी उसका जो है तो वो सेंसेस और हरकत की बुनियाद पर ही वो बता रहा है जो भी चीज़ें। तो वो उसकी जो थिंकिंग है वो यही है कि वो खिलौना अब जो है तो गायब हो गया। उसे ये नहीं पता कि खिलौना मेरा फला जो तो कुर्सी के या मेज़ के पीछे छुपा हुआ है, वहाँ गया हुआ है, उसे ये चीज़ नहीं समझती, ठीक है। तो ये पहला स्टेज बताता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज कैसे, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी सिंबॉलिक थिंकिंग, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन। यानी इसमें क्या है, अलामती सोच, खुद पसंदी, एक पहलू पर तवज्जो। कैसा, अब इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं, सिंबॉलिक थिंकिंग को समझते हैं। सिंबॉलिक थिंकिंग क्या है, तो जैसे एक जो है तो पानी लिया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लीटर पानी लिया गया और क्या किए, उनको गिलास में डाला गया। एक गिलास जो है तो चौड़ाई में कम है, एक ज़्यादा है। अब जब 1 लीटर पानी को दोनों गिलास में डाला गया तो जो गिलास की चौड़ाई कम है उसमें पानी ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा सतह उसकी, और दूसरे गिलास में नीचे दिखाई देंगी। तो बच्चा क्या कहेगा कि एक गिलास में पानी ज़्यादा है, एक गिलास में पानी कम है। यानी उसे यहाँ पर कन्वर्जन नहीं समझ रहा है कि जो है तो चीज़ वही है, उतनी ही है, लेकिन उसको वो कम ज़्यादा बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक थिंकिंग है ना। ईगोसेंट्रिज्म यानी खुद पसंदी, यानी उसे जो अच्छा लग रहा है उसे लगता है कि सभी को ये अच्छा लगेगा, तो ये एक ईगोसेंट्रिज्म। और उसके बाद सेंट्रेशन है ना, यानी एक चीज़ पर ही वो तवज्जो को मरकूज़ करेगा। तो ये स्टेज में क्या है कि बच्चा कन्वर्जन नहीं समझता, खासतौर पर ये चीज़ के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। थर्ड स्टेज क्या बोलता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 साल की एज है, उसमें क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और कंजर्वेशन। यानी अब क्या हो गया कि अब जो पिछली मिसाल हम जो पानी के लिए, तो क्या हो गया, पानी की मिकदार एक जैसी है,
और हमने वो 2 गिलास वैसे ही अगर इस्तेमाल किए, यानी एक गिलास की चौड़ाई कम है, एक गिलास की ज़्यादा है। अब बच्चे को हम अगर पूछे कि कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा कहेगा कि दोनों गिलास में पानी बराबर है मिकदार के हिसाब से। तो अब क्या हुआ कि बच्चे की जो है तो वो अब लॉजिकल थिंकिंग करना लग गया, कौन सी स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, है ना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वो कौन सी ठोस चीज़ों पर, यानी जैसे हम कहेंगे हकीकी चीज़ों पर, जो जिससे हम छू सकते हैं, ऐसी ठोस चीज़ों के बारे में ही हम जो है तो वहाँ पर वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग को उसने अब बेहतर कर लिया है ना। उसके साथ ही साथ मुंतकी सोच और मिकदार की हिफाजत का तस्वुर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से बच्चे का जो है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन, यानी अब उसकी सोच मजबूत हो गई। कॉन्क्रीट से याद रखिए, कॉन्क्रीट का हम घर कहते हैं यानी मजबूत, तो सोच मजबूत हो गई है, वो मिकदार को समझने लग गया, यानी मिकदार एक जैसी है, सतह की वजह से वो गलत फैसला नहीं करेगा। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन। इस स्टेज का अगर हम देखें तो यहाँ पर डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी तजरीदी और मफरूज़ी सोच। क्या होगा ये, यानी देखिए अगर हम बच्चे को एक एग्ज़ाम्पल दें कि इंसानों के, अगर हमने उसको सवाल पूछ लिया कि अगर इंसानों के पर होते तो बच्चा क्या करेगा। उसको पूछे हमने इंसानों के पर होते तो दुनिया कैसी होती। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ये नहीं बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बच्चा है ना अब सोच बता रहा है कि जो तो इंसान उड़ेगा, सफ़र कैसे आसानी से हो जाएगा, यहाँ से वहाँ चला जाएगा, मैं भी ऐसे करूँगा। यानी बच्चा अब तसव्वुराती बातें करना शुरू कर दिया। बच्चे ने अब जो है तो एक फ़र्ज़ करने वाली सोच उसकी हो गई, यानी फ़र्ज़ कर रहा है वो, जैसे हमने उसको फ़र्ज़ करने का बोले, अब वो उसको ऊपर बातें करने लग गया। तो क्या हो गया, ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यानी उसकी इम्कानी सोच या तसव्वुराती सोच। इम्कानी सोच भी कह सकते हैं हम इसको, और तसव्वुराती सोच भी इसको हम कह सकते, ठीक है। तो अभी हमने 4 स्टेजेस यहाँ पर समझ लिए, और आई थिंक आपको ये आसानी से क्लियर हो गई कि 4 स्टेजेस क्या क्या है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। मैं एक बार इनको रिवीजन करा देता हूँ। सेंसरी मोटर में बच्चा जो तो एहसास और हरकत से सीखेगा, चीज़ गायब होने के बाद उसको लगेगा हकीकत में चीज़ गायब हो गई, मौजूद नहीं है। प्री ऑपरेशनल में बच्चे को आप सेम क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ दे रहे हो, लेकिन बच्चा उनकी दिखावे के हिसाब से उनका फैसला कम या ज़्यादा का कर देगा अगर वो मिकदार में एक जैसी भी है, तो प्री ऑपरेशनल। उसके बाद यानी ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, प्री ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी जहाँ बच्चे के ठोस चीज़ों पर जो है तो उसकी सोच मजबूत हो गई, अब वो मिकदार को जानता है कि मिकदार एक जैसी रहे, लेकिन दिखने में कम ज़्यादा हो, लेकिन मिकदार एक जैसे तो चीज़ें एक जैसी हैं। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन में वो फ़र्ज़ करने वाली उसकी सोच हो जाएगी, जहाँ पर वो एक्स्ट्रा चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्याजे ने जो है तो कुछ अहम अल्फाज उसके जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, मैं एक दो बार नहीं कहूँगा, बार बार ये अल्फाज आते हैं, और बार बार हम ऐसे अल्फाजों को सोचकर आंसर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने चूँकि ये अल्फाज सुने नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर आंसर्स गलत कर बैठते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है ईगोसेंट्रिज्म। यानी क्या, ईगोसेंट्रिज्म। देखो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ईगो, कि हम कहते हैं क्या उस बंदे में बहुत ईगो है, यानी ईगो यानी घमंड के मतलब में लेते हैं हम, यानी दूसरों की बात को वो लोग नहीं सुनते, वो अपने आप की बात को जो है तो ज़्यादा सही समझते। तो ईगोसेंट्रिज्म से याद रखना, सिर्फ अपनी सोच को सही समझना, दूसरों का नज़रिया ना समझ पाना, तो इसको हम ईगोसेंट्रिज्म कहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या हो सकता है, चीज़ नज़र ना आए फिर भी मौजूद है, ठीक है। चीज़ नज़र ना आए यानी चीज़ उसको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दर हकीकत वो मौजूद है, बच्चे को नहीं पता वो मौजूद है। चीज़ नज़र है तो बच्चा क्या समझ रहा है कि वो मौजूद नहीं है, गायब हो गई, लेकिन वो हकीकत में मौजूद है, ये समझिए। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस उसका भी मजबूत नहीं हो, यहाँ पर उसका मीनिंग समझ लीजिए। रिवर्सिबिलिटी यानी कोई अमल बच्चे को दी, जैसे 2 और 3 5, तो बच्चा कहेगा 2 और 3 5, ठीक है। अब हमने कहा कि 5 से अगर 3 घटा दे तो बच्चा अगर 2 जवाब दे रहा है, ये रिवर्सिबिलिटी का जो है तो ये रूल है। उसके बाद सेंट्रेशन यानी सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देना, बाकी नज़रअंदाज करना, है ना।
बच्चा कभी कभी ना कुछ बातों को रिपीटेशन करता है, हम बोलते भी हैं बार बार जो है तो बच्चा रिपीट करता है, तो वो क्या होता है, वो उसकी तवज्जो मरकूज़ कर लेता है उस चीज़ के ऊपर, वहाँ से उसकी तवज्जो वो हटा नहीं पाता, तो उसी को हम सेंट्रेशन कहते हैं। सेरिएशन यानी चीज़ों को तरतीब से रखना, बच्चा करता है। देखिए बच्चे को हम खिलौने वगैरह ला कर दे तो बच्चा उनमें जो तो एक बिल्डिंग टाइप बनाने की कोशिश करता है, पहले एक रखेगा, फिर एक के ऊपर दो, फिर तीन, इस तरीके से बच्चे तरतीब देना जो तो दे पाता है। क्लासिफिकेशन सभी को पता है, चीज़ों को ग्रुपों या अक़साम में बांट देना, है ना। सिम्बॉलिक थॉट यानी निशान या किसी चीज़ की अलामत समझना, मसलन तस्वीर देखकर लफ्ज़ याद आना, है ना। बच्चे को हम बचपन में इसी तरीके से पढ़ाते हैं, प्री प्राइमरी या प्राइमरी के लेवल में जब बच्चा रहता है तो, कि बच्चों को है ना ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, यानी उसको हम अलामत के ज़रिए लेटर समझाते हैं, तो ये ना ये हम सिंबॉलिक थॉट में उसको काउंट कर सकते हैं। स्कीमा जहनी खाका या मंसूबा, है ना। स्कीमा यानी कि एक जहन में खाका बनाना किसी भी चीज़ का। अब इसके ऊपर डिस्कस होगा डिटेल में कि स्कीमा क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम और डिटेल में जाएंगे, है ना। उसके बाद एजिमिलेशन यानी नई चीज़ों को पुराने इल्म में शामिल करना, है ना। अब देखिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ चुका है। एजिमिलेशन, एज्यूम करना एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, एज्यूम कर लेना यानी जो है तो मान लेना, तो नई चीज़ को पुराने इल्म में शामिल करना। जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं ये टर्म कि एज्यूम कीजिए यानी मान लीजिए, तो नई चीज़ को पुराने इल्म में शामिल कर लिया, उसने मान लिया उस बात को। अकोमोडेशन यानी नई चीज़ को समझने के लिए सोच में तब्दील लाना। अब यहाँ पर एक मिसाल हम ऐसी भी ले सकते हैं, जैसे हम बच्चा फर्स्ट टाइम जो है तो एक डॉग को देखता है। अब डॉग को देखने के बाद उसने पूछा अच्छा ये डॉग है, अब उसने हम जो तो उसको बता रहे हैं कि हाँ डॉग के 4 पैर होते हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ दिनों बाद जो है तो उसके सामने कोई बकरी आ गई, अब क्या कह रहा है कोई बकरी को देखकर कि ये कुत्ता है, क्यों? क्योंकि उसे लगा कि 4 पैर है इसको भी, और शक्ल जो है तो कुछ हद तक जो है तो वैसे ही चलना है इसका, वैसे ही जो है तो इसका बनावट है, तो उसे लग रहा है कि ये भी कुत्ता हो सकता है, डॉग हो सकता है। तो ये क्या हो गया, अभी उसकी सोच जो है तो वहाँ पर पुख्ता नहीं हुई, है ना। यानी अभी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लेकिन अब उसका जो है तो वो चीज़ समझ ले। अब कॉन्क्रीट स्टेज में क्या होगा, यानी वो अकोमोडेशन जो है तो क्या हुआ, अब नई चीज़ में उसको बता दिया गया कि नहीं ये फ़र्क है, ये बकरी है, ये डॉग है, गॉड डॉग। इस तरीके से वहाँ पर जो है तो उसको डिफरेंस समझ में आ रहे हैं। तो नई चीज़ समझने के लिए सोच में उसने अब तब्दीली लाया, अब उसको नई चीज़ समझ रहा है। उसके बाद इक्विलिब्रेशन यानी जहनी तवाज़ुन कायम करना। मैंने बोला इक्वल लफ्ज़ से ये बना है, इक्वल यानी तवाज़ुन, है ना। तो इक्विलिब्रेशन यानी जहनी तवाज़ुन कायम करना। कन्फ्यूज़न के बाद समझ में आया, जो मिसाल मैंने अभी जस्ट दिया यहाँ पर भी उसको कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, उसके बाद वो चीज़ उसको क्लियर हो गई। कंजर्वेशन यानी जो मिकदार में तब्दीली हो रही थी, तो उससे अब पता चल गया कि कंजर्वेशन क्या है, यानी मिकदार वही है, शक्ल बदलने से या वज़न बदलने के बावजूद चीज़ वैसी रहती है ना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी ख्यालात और इल्मों को तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना। और एडेप्टेशन यानी एडेप्ट करना यानी जो माहौल के मुताबिक चीज़ है उसको सीखने या बदलने की सलाहियत को हम एडेप्शन कहते हैं ना। एडेप्ट कर लेना यानी सीख लेना, इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आई थिंक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ सब एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। हम लास्ट में आज 20 क्वेश्चंस जो है तो प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसमें हम इन सभी टर्म्स को जो है तो वहाँ पर देखेंगे कि ये टर्म्स कैसे आती है, ठीक है। अब वाइगोत्स्की के बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या इनकी थिंकिंग रही और क्या क्या बात की। सबसे पहले सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में अगर वाइगोत्स्की के देखें हम थेरीज, तो पहला टर्म है लर्निंग इज़ सोशल एंड कल्चरल, यानी सीखना क्या है, समाजी और सकाफती अमल है। ये किसने कहा है? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करता है, इस तरीके से दे देगा कि लर्निंग इज़ सोशल एंड कल्चरल इज़ रिलेटेड, और नीचे दे देगा चारों थेरिस्ट के नाम। अब आपको वहाँ पर जो है तो वाइगोत्स्की, प्याजे, ब्रूनर, है ना, इस तरीके से और कोई एक नाम दे देगा और पूछ लेगा कि आप बताइए कौन सा सही। तो अगर आपको ये टर्म याद है तो आप बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इज़ द टूल ऑफ थॉट, यानी और क्या कहा वाइगोत्स्की ने कि ज़बान सोचने का
ज़रिया है ना। ये तो आसान चीज़ें हैं, आपको इनको नोट डाउन कर लेना है और आप इसको रिमाइंड करते रहिए, क्योंकि सिर्फ आपको याद क्या करना है, लैंग्वेज के बारे में कौन बात कर रहा है, वाइगोट्स्की, लियो वाइगोट्स्की, LL इस तरीके से, है ना। लैंग्वेज है लियो वाइगोट्स्की, क्या बात किया कि ज़बान सोचने का ज़रिया है, ठीक है। सोशल कल्चरल, ठीक है, वो भी देख लेंगे। मोरल नॉलेजेबल अदर, MKO, है ना, मोरल नॉलेजेबल अदर। इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फुल फॉर्म याद रखिए, अगर इत्तेफाक से आ जाता है तो, है ना। ज़्यादा जानने वाला रहनुमाई करता है, बिल्कुल सही। यानी ये किसने कहा, लियो वाइगोट्स्की ने कहा कि मोरल नॉलेजेबल अदर गाइड्स लर्निंग, ये बात बिल्कुल सही है ना इनकी टर्म्स। उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, टास्क ए चाइल्ड कैन डू विथ हेल्प, यानी बच्चे को अगर कोई काम दिया जा रहा है जिसमें बच्चा मदद से सीख रहा है तो उसको हम ZPD कहते हैं। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी सपोर्ट ग्रेजुअली रिमूव्ड, यानी स्कैफोल्डिंग के बारे में तो क्वेश्चन आता ही है। स्कैफोल्डिंग ये लफ्ज़ समझ में भी नहीं आता बाज़ औकात तो कुछ बच्चों को। स्कैफोल्डिंग यानी आर्जी मदद जो आहिस्ता ख़त्म की जाती है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि बच्चा यहाँ पर काम खुद से कर रहा है, ZPD में बच्चा काम खुद से कर रहा है, लेकिन कहीं पर अगर वो उसमें रुकावट आ रही है तो उसको आहिस्ता सी जो उसकी थोड़ी सी मदद है उससे वो उसने सीख लिया। स्कैफोल्डिंग में उसको मदद आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत से ही दी जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो काम जब सीख ले तो मदद कम करते करते हुए ख़त्म की जा रही है। ये डिफरेंस इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये चारों टर्म्स हमने वाइगोट्स्की से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, जो हमारा टॉपिक है, हम उससे रिलेटेड चीज़ें ही डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं, लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज, यानी क्या मतलब लेंगे, लर्नर एक्टिवली बिल्ड नॉलेज यानी तालिब इल्म जो है इल्म की तख्लीक करता है ना। सॉरी, प्रायर नॉलेज इज़ फाउंडेशन, यानी पिछली मालूमात जो उसके पास है वो फाउंडेशन का काम करती है। पहले से मालूमात अगर है तो वो फाउंडेशन का काम करेगी, चाहे वो किसी जानवर के बारे में हमने मिसाल ली वो हो या पानी के बारे में बात हो, तो वो क्या है कि वहाँ उसके बाद मालूमात थी, उसमें अब उसने क्या किया, उस बुनियाद के ऊपर उसने अपने मालूमात में इजाफा किया। टीचर गाइड फैसिलिटर नॉट मेयर लेक्चरर, टीचर क्या होना चाहिए, टीचर क्या होना चाहिए, टीचर रहनुमा होना चाहिए, नॉट ए लेक्चरर मेयर लेक्चरर, यानी हमें वहाँ पर उसका एक गाइडर बनना है, एक फैसिलिटेटर बनना है, ना कि एक लेक्चरर जो आ रहा है बस क्लास में और पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं बस एकेडमिक और चला गया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। टीचर जो है तो एक रहनुमा की तरह होना चाहिए, जिसने हर पहलू के अंदर बच्चों की रहनुमाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव यानी मुश्तरका तसव्वुर होना चाहिए। उसके बाद हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बात करते हैं, क्या होता है। तो अब यहाँ पर थिंकर का नाम दिया है और उनका क्या क्रिटिसिज्म है वो दिया गया है। प्याजे के बारे में अगर हम बात करें तो प्याजे क्या कह रहे हैं, अंडर एस्टिमेटेड कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, सम चिल्ड्रन शो एबिलिटीज़ अर्लियर। क्या मीनिंग लेंगे इसका, प्याजे कह रहे हैं कि प्याजे ने सबसे पहली बात यहाँ पर जो कह रहे हो कल्चरल एंड सोशल अंडर एस्टिमेटेड, यानी इन्होंने सकाफती और समाजी असरात जो हैं इनको कम अहमियत दी है, समाजी और सकाफती असरात को कम अहमियत दी है। और क्या कह रहे हैं वो कि मतलब यहाँ पर आगे दिया सम चिल्ड्रन शो एबिलिटीज़ अर्लियर, यानी इनके मुताबिक ये बात थी कि समाजी और सकाफती का जो है ये चीज़ें असरात है ये उतने अहमियत वाले नहीं हैं, बच्चे को ही इन्होंने सारा जो है तो कुछ बता दिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उम्र से पहले भी तैयार हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो क्या मतलब ये हमें यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है किन चीज़ों के ऊपर, वो डिस्कस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने प्याजे के बारे में देखे कि सकाफती और समाजी असरात को एक कम अहमियत देते हैं, जबकि प्याजे ने जो एजेस टेबल बनाए हैं
तो कभी कभी देखा गया है कि कुछ बच्चे उन उम्र से पहले ही उन चीज़ों के ऊपर उनको सलाहियत हासिल हो जाती है। ठीक है, तो ये प्याजे का डिस्कस हो गया। वाइगॉट्स की क्या कह रहे हैं, लेस मतलब वाइगॉट्स के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है, लेस एम्फेसिस ऑन बायोलॉजिकल मैचुरेशन एंड इंडिविजुअल पेस, यानी जो बायोलॉजिकल मैचुरेशन है, हयातियाती मैच्योरिटी है, और जो इनफरादी रफ्तार है बच्चे की, है ना इंडिविजुअल पेस, जो इनफरादी रफ्तार है उस पर इन्होंने कम तवज्जो दी है वाइगॉट्स्की ने। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया है ना, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और इंडिविजुअल पेस के ऊपर इन्होंने कम तवज्जो दी है। ठीक है, और कोलबर्ग पे क्या क्रिटिसाइज है कि वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न मेल बायस, यानी उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया के जो तो जेंडर बायस के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि मजहबी और सकाफती अखलाकी सोच को जो है तो नज़रअंदाज इन्होंने यहाँ पर किया, इग्नोर किया। यहाँ पर लिखा है ना कि इग्नोर्स रिलीजियस कल्चरल मोरल रीजनिंग, यानी इन सभी चीज़ों को इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। ठीक है, उस जगह की बात करें पर्टिकुलर, उसकी बेस पर उन्होंने ऐसा कहा, तो ये क्रिटिसिज्म है। अब यहाँ पर नीचे एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, इफेक्टिव क्लासरूम्स इंटीग्रेट ऑल थ्री, यानी कॉग्निटिव चैलेंज प्याजे के ज़रिए कहा गया है ना, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन वाइगॉट्स्की एंड मोरल डिस्कोर्स कोलबर्ग। तीनों चीज़ें अगर हम इंक्लूड करें तो इफेक्टिव क्लासरूम हमारा होगा, यानी इन इफेक्टिव क्लासरूम इंक्लूड ऑल थ्री, यानी तीनों चीज़ उसमें होना चाहिए। अब क्या क्या देखिए, प्याजे की बात क्या है, कॉग्निटिव चैलेंज, मतलब वो क्या कहते हैं कि बच्चे चैलेंज देकर सीखते हैं, बच्चों को चैलेंज दिया जाए कि आप ये काम कीजिए, करके बताइए, या जो भी उसमें इनाम सज़ा की बात भी आ सकती है। ठीक है, अब उसके बाद सोशल इंटरेक्शन जो वाइगॉट्स की बात करते हैं, यानी सीखने में वो क्या कहते हैं, सीखने में समाजी मेलजोल होना चाहिए, सीखने में समाजी मेलजोल होना चाहिए। और साथ ही कोलबर्ग क्या कहते हैं कि मोरल डिस्कोर्स, यानी अखलाकी गुफ्तगू, ताकि बच्चे को सही गलत की पहचान हो। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों चीज़ें उसमें होना चाहिए, अखलाकी गुफ्तगू होना चाहिए, और उसके बाद ये सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए, और बच्चे के सामने चैलेंजेस भी होना चाहिए। ये सभी चीज़ें वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट डिस्कस हो गई इस स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और थेरीज यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं, और उसमें हम डिस्कस करेंगे उनके जो कोर आइडिया क्या थे उनके। ठीक है, साथ में हम उनको समझेंगे भी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ZPD एंड स्कैफोल्डिंग, जिस पर हमने अभी जस्ट बात की है, तो ये किसने दिया, ये दिया लेव वाइगॉट्स्की ने। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं वो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, रेंज ऑफ टास्क्स ए लर्नर कैन परफॉर्म विद गाइडेंस बट नॉट अलोन, है ना, सॉरी यहाँ पर ये दोनों मिक्स हो गया। यानी इसमें क्या है, रेंज ऑफ टास्क का लर्नर कैन परफॉर्म विद गाइडेंस, है ना, बट नॉट अलोन, और स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी एडजस्टेबल सपोर्ट। जी हाँ, हमने इसके ऊपर बात भी की है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चा जो है तो विद गाइडेंस बट नॉट अलोन, यानी कर रहा है काम लेकिन किसी की रहबरी में कर रहा है। यहाँ पर दिया है उर्दू में, वो काम जो करीबी तरक्की का दायरा जो बच्चा उस्ताद हमजमात की मदद से कर सके, स्कैफोल्डिंग। और जो टेम्पररी मदद है, एडजस्टेबल सपोर्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, आर्जी रहनुमाई के जो है वो स्कैफोल्डिंग। और MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, वो उससे जो है तो वो सीख रहा है, वो चाहे कौन सा स्टेज हो, चाहे वो ZPD हो, चाहे स्कैफोल्डिंग हो, उसमें कौन शामिल है, MKO। यानी जाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वही तो उसको जो है तो सिखाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे, स्मॉल ग्रुप टास्क वेयर टीचर गिव्स स्टेप बाय स्टेप हिंट एंड ग्रेजुअली विदड्रॉज हेल्प, यानी एक
छोटे ग्रुप में काम दिया गया जहाँ पर टीचर स्टेप बाय स्टेप हिंट दे रहा था और बाद में उसने आहिस्ता आहिस्ता वो मदद को हटा लिया। ठीक है, अब उसी तरीके से बात करते हैं हम सेकंड थेरिस्ट यानी कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। पार्ट ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बिल्कुल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे हम बात किए। 7 से 11 साल, अंडरस्टैंडिंग दैट मास वॉल्यूम नंबर रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज इन शेप और अपीयरेंस, यानी मिकदार शक्ल बदलने पर भी यकसा रहती हैं। ये सलाहियत 7 से 11 साल में बच्चे में आती है ना। ये उस उम्र में बच्चे को समझता है कि मिकदार सेम है, चीज़ें जो है तो कम ज़्यादा दिखने में हो रही है या उनकी शेप बदल रहा है लेकिन मिकदार सेम है। शो 2 ग्लासेस ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम स्किप करेंगे, वही पानी वाली मिसाल जो हम ले चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट थेरीज क्या है। नेक्स्ट थेरी है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, जो एल से ही हम याद रखेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग। क्या कह रहे हैं, स्टेज 4 कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मोरलिटी बेस्ड ऑन ओबेइंग लॉज, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, फुलफिलिंग ड्यूटी। ठीक है, रिवायती सतह का मरहला, कानून की पैरवी और समाजी निज़ाम को बरकरार रखना। यहाँ पर क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेज में जो कानून बनाए गए हैं उनकी पैरवी रहेगी और समाजी निज़ाम को जो है तो बरकरार रखना है। डिबेट ऑन फॉलोइंग स्कूल रूल्स इवन व्हेन अनसुपरवाइज्ड, है ना, डिबेट ऑन फॉलोइंग स्कूल रूल्स इवन व्हेन अनसुपरवाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब इनके और डिटेल में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, टीचर एज फैसिलिटेटर कंस्ट्रक्टिविज्म। In constructivist theory, the teacher act as guide coach, helping learner actively construct knowledge through exploration, dialogue and reflection. तश्कील पसंद नज़रिया, उस्ताद एक रहनुमा कोच हो, तालिब इल्म को खुद सीखने देता है। ठीक है, यानी जैसे पढ़ाना है, हैंड राइटिंग बनाना है तो टीचर खुद नहीं लिखेगा, टीचर गाइड करेगा कि बच्चे को बनावट किस तरीके से उर्फों की होंगी, है ना। तो एक रहनुमा के तौर पर है ना। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी लेसन्स, पीयर टीचिंग, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगी। लास्ट है कल्चर एंड लैंग्वेज इम्पैक्ट, वाइगॉट्स्की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सोशली एंड कल्चरली मीडिएटेड, लैंग्वेज इज द प्राइमरी टूल ऑफ थॉट। हमने क्या बात की, वाइगॉट्स्की जो है तो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं वो, कि ज़बान और सकाफ़त सोच को बनाते हैं, सीखना पहले समाजी फिर जहनी। ठीक है, तो मदर टंग, यूज़ मदर टंग स्टोरीज कम्युनिटी एग्जाम्पल टू सपोर्ट रीजनिंग, यानी मदरी ज़बान में जो है तो कहानियाँ या कुछ मिसालें, कम्युनिटी एग्जाम्पल टू सपोर्ट रीजनिंग, यानी बच्चे को सबसे ज़्यादा मदद वो कहते हैं ज़बान की से मिलती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लास्ट में हम इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को आसानी से एक बार रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के जो मोरल डेवलपमेंट यानी अखलाकी तरक्की के जो उन्होंने स्टेजेस दिए हैं उनको डिस्कस करते हैं। और ये स्टेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस 2021 में 2 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे जो हमने लास्ट में शामिल भी किए हैं। क्या है, पहला लेवल प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। ये स्टेजेस क्या हैं, इनमें कितनी ये लेवल 3 क्या है, इनकी स्टेजेस कितनी हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसमें क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी सज़ा और इनाम का तस्वुर हम इसे कहेंगे। दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी खुद की एक इंटरेस्ट, खुद का पसंद है ना। और राइट अवॉइडिंग पनिशमेंट गेनिंग रिवार्ड, है ना, इनाम और सज़ा वाली बात, इसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद सज़ा से बचना, फ़ायदा लेना, ये उर्दू में उसका मीनिंग हमको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं इसको हम लास्ट में डिटेल में समझते हैं, फिर मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्योंकि लास्ट में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही डिटेल में मैं लिया हूँ। तो यहाँ पर इनाम और सज़ा का तस्वुर आ गया और यहाँ पर
एक खुद पसंदी वाली बात ले लीजिए, कोई मसला नहीं। कन्वेंशनल, गुड बॉय गुड गर्ल, यानी मैं कोई काम करूं अच्छा तो मुझे लोग अच्छा कहेंगे, दिखावे वाली बात। दिखावे मतलब काम भी कर रहा है लेकिन किसी की तारीफ़ के लिए। लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो कानून बने हैं उनको फॉलो करने के बारे में बात। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी समाजी मुआहिदा हम जिसे कहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हम जिसको कहेंगे, यानी वो चीज़, वो कानून से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तो उसके खिलाफ जो है तो जो भी तरीके हैं उसका एहतजाज करना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी वो चीज़ों के ऊपर मुआहिदा अमल करना। और यूनिवर्सल इथिक यानी कुछ चीज़ें जो है तो जैसे एक एग्जांपल भी हम आगे लेंगे कि सोशल इथिक में बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे झूठ बोलकर किसी की जान बच सकती है तो बचा सकते हैं तो बचा लो। तो ये इस तरीके से वहाँ पर वो आएगा यूनिवर्सल इथिक में। हम इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर और डिटेल में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में पूरा दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको देखने मिल रही स्टेजेस है। अब लेवल है टोटल 3, एग्ज़ाम में पूछता है लेवल 3 का स्टेज, सेकंड कौन सा है, स्टेज 6 कौन सा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो 6 स्टेजेस है, 3 लेवल्स है। पहले लेवल में 2 स्टेज, दूसरे लेवल में 2, तीसरे लेवल में 2। किसका है ये टेबल? लॉरेंस कोलबर्ग। पहला प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस है, पहली है इनाम सज़ा वाली बात, दूसरी है खुद पसंदी। उसके बाद सेकेंड लेवल गुड इंटरपर्सनल और रिलेशनशिप और 6 सोशल अप्रूवल। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इधर आ जाइए, एज क्या है? तो पहली स्टेज की एज है 0 से 9 साल। उसके बाद दूसरी स्टेज क्या है? 5 से 10 साल, 10 से 13 साल, 13 से 16 साल, 16 साल से ज़्यादा, और ये एडल्ट। ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है एज से रिलेटेड। ठीक है, एक मिनट। देखिए यहाँ पर जो है करेक्शन है, ये है 4 से 7 साल। प्री कन्वेंशनल स्टेज है 4 से 7 साल, और ये सेकंड वाली जो स्टेज है वो 7 से 10 साल। इस तरीके से आप इसको याद रखिए। ठीक है, अब हम इनके बारे में जो यहाँ पर इंग्लिश दिया है इसको हम इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको उर्दू में समझेंगे। अब यहाँ पर पहली स्टेज में क्या है? अवॉइड पनिशमेंट यानी सज़ा से बचना, और इनाम, सज़ा और इनाम वाला स्टेज। चाइल्ड डज नॉट हिट सिबलिंग टू अवॉइड स्कॉल्डिंग। ठीक है, यानी वो डांट से बचने के लिए किसी को मार नहीं रहा है। स्टेज डिपेंड्स ऑन फियर ऑफ पनिशमेंट नॉट मॉरल रीजनिंग, है ना। बचने के लिए, सज़ा से बचने के लिए जो है तो वो काम नहीं करता है, वैसा उसमें कोई मॉरल रीजनिंग उसके अंदर नहीं है। उसके बाद सेकंड क्या है? हेल्प फ्रेंड ओनली इफ़ देयर इज़ रिवार्ड, यानी दोस्त की मदद तभी करेगा जब उससे उसका रिवार्ड मिलेगा। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड रेसिप्रोसिटी नॉट यूनिवर्सल रूल। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है? बीइंग गुड टू बी लाइक गेन अप्रूवल, यानी गुड बॉय गुड गर्ल वाला कंसेप्ट। चाइल्ड हेल्प क्लासमेट टू बी सीन एज गुड बाय टीचर और पेरेंट, यानी वो दोस्तों को, साथियों को और टीचर को अच्छा दिखना चाहता है, वही बात। सोशल नॉर्म्स गाइड बिहेवियर, मोरल रीजनिंग डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस, यानी सोशल नॉर्म्स आप उसको गाइड कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज ओबे लॉज रिस्पेक्ट अथॉरिटी, यानी ओबे लॉज रिस्पेक्ट अथॉरिटी, फॉलोज स्कूल रूल बिकॉज रूल एग्जिस्ट, स्कूल के रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि रूल है। रिकॉग्नाइज सोसाइटी रूल बट मे नॉट क्वेश्चन फेयरनेस। स्टेज फिफ्थ क्वेश्चन अनफेयर स्कूल रूल एक्ट्स फॉर फेयरनेस, है ना। कुछ स्कूल के कुछ रूल ऐसे जो उसको सही नहीं लगते, उसके बारे में अब जो है तो वो सवाल उठा रहा है। रिकॉग्नाइज लॉज कैन बी चैलेंज फॉर इथिकल रीजनिंग, इथिकल रीजनिंग यहाँ पर आ गया। हेल्प स्ट्रेंजर्स इवन इफ लॉ डजंट रिक्वायर इट, यानी मदद नहीं करना चाहिए जिनकी, उनकी मदद करे, वो वाली बात। रेयर इन प्रैक्टिस मोरल रीजनिंग गाइड बाय प्रिंसिपल नॉट अथॉरिटी। अब इस टेबल को जो है तो एक बार उर्दू में देख लीजिए ताकि आसानी से इन मिसालों के ज़रिए हम इसको
समझ ले। देखिए अब इस टेबल को यहाँ पर जो है तो उनको और जो है तो आसान करके दिया गया है। अब यहाँ पर एक करेक्शन ज़रूरी है। ये एज को जो है तो हम करेक्ट किए पीछे, वैसे ही आप याद रखिए 4 से 7 और 7 से 10 और बाकी कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले वाले में क्या है, सज़ा से बचने पर तवज्जो। बच्चा अपने बहन भाई को सिर्फ इसलिए नहीं मारता कि डांटना पड़े, और क्या है, स्टेज सज़ा के खौफ पर मबनी, ना कि किसी अखलाकी सोचे उसूल पर। उसके बाद इनाम वाला तस्वुर भी वहीं पर आ जाएगा। उसके बाद फ़ायदा मिलने पर मबनी, यानी व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। सिर्फ उस वक्त मदद करता है जब बदले में उसे कुछ मिल रहा हो। ठीक है। बच्चे लेन देन यानी रेसिप्रोसिटी को समझते हैं लेकिन यूनिवर्सल रूल्स को नहीं समझते। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप 6 सोशल अप्रूवल 10 से 13 साल। अच्छा बनना ताकि दूसरों को पसंद आए। क्यों अच्छा बन रहा है, दूसरों को पसंद आना मकसद है ना। उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, है ना। इसमें क्या है, स्कूल कवानीन की इताअत, अथॉरिटी का एहतराम। स्कूल के उसूलों की पैरवी सिर्फ इसलिए ताकि वो उसूल, क्योंकि वो स्कूल उसूल मौजूद है ना। ये शख्स माशरती उसूलों को मानता है लेकिन उनके इंसाफ या नाइंसाफ़ी पर सवाल नहीं उठाता। कब, स्टेज 4 में, है ना, लेवल 2 स्टेज 4 में। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स 16 साल से जब ज़्यादा उम्र हो गई कवानीन को इंसाफ के उसूलों पर से परखता है, गैर मुनसिफाना उसूल को चैलेंज करता है ताकि इंसाफ कायम हो, यानी इथिकल रीजनिंग आ गई उसके अंदर। अब मानता है कि कवानीन को इथिकल रीजनिंग की बुनियाद पर चैलेंज किया जा सकता है। और लास्ट में है स्टेज 6 यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। जब वो एडल्ट हो गया यानी स्टेज लेवल 3 में स्टेज 6 एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूनिवर्सल एथिक्स। अजनबियों की मदद करता है चाहे कानून इसकी इजाज़त दे या अपनी इजाज़त ना दे। यानी कहीं पर अगर झूठ बोलकर किसी की जान बचाई जा सकती है तो वहाँ पर, हालांकि झूठ बोलना कानूनन गलत है, लेकिन अगर किसी की जान बचाई जा सकती है तो वो झूठ बोलता है। उसे पता है कि ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता लेकिन इसकी मदद मुझे करना चाहिए, है ना। उसके बाद ये मरहला नायाब उसूलों पर मबनी है, ना कि किसी कानून या अथॉरिटी पर। कानून में ऐसा कहीं पर नहीं है। ठीक है। ये मॉरल जो है तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और यूनिवर्सल एथिक्स में है। ठीक है। ये टेबल भी हम समझ लिए। अब जो है तो मैं तीनों स्टेज को एक मिसाल के ज़रिए समझा दूँ। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इस स्टेज के बारे में बात करते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब बच्चे को किसी ने चॉकलेट दिया, बच्चे को किसी ने, हम 1 मिनट स्लाइड देख लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड। हाँ, यहीं पर बात करते हैं। बच्चे को किसी ने चॉकलेट दिया, बच्चा चॉकलेट लेने से मना कर रहा है। बच्चा चॉकलेट लेने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है कि उसे ये थोड़ी पता है कि इस चॉकलेट का क्या बारे में डिटेल की, इसकी इनका मकसद क्या है, नहीं है, वो नहीं। उसको सिर्फ डांट ना पड़ जाए, वो चॉकलेट लेने से उसे डांट ना पड़े घर वालों की, इसलिए बच्चा चॉकलेट नहीं लेता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है। दूसरा कन्वेंशनल, होमवर्क दिया गया था स्कूल में, होमवर्क कर लिया। सिर्फ क्यों किया, क्योंकि उसे दोस्त और टीचर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहे, गुड बॉय गुड गर्ल वाला, है ना। सज़ा वाला गुड बॉय गुड गर्ल या इनाम वाला भी कहेंगे ना। अब तीसरा क्या है, प्री कन्वेंशनल, किसी की जान बचाने के लिए झूठ भी कहा जा सकता है। ये चीज़ उसमें अब वो कर रहा है, यानी यूनिवर्सल एथिक्स उसके अंदर है। तो ये आ गया तीसरा स्टेज। तो इसको हम आसानी से हमने शॉर्ट में समझ लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा जहाँ पर चल रहा है कंटिन्यू वहीं से करते हैं। अब इम्पोर्टेंट लाइंस क्या है हमारी यहाँ पर, देखिए ये चारों थेरिस्ट के यहाँ पर नाम दिए गए, मुफक्किर के, थिंकर के, उन्होंने उनके किरदार और उनके हमनुकात। जीन प्याजे के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने 4
स्टेजेस वाली थेरी बच्चा खुद से सीखने के जो मरहले इन्होंने हमें दी। लेव वाइगोट्स्की की बात की है तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी जो जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लेव वाइगोट्स्की ने दिया। जेरोम ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग यानी बच्चा सीखने के दौरान तजुर्बा करे, कौन कहता है? जेरोम ब्रूनर सॉरी। और जॉन डेवे एक्सपेरिएंशियल लर्निंग यानी लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट, यानी सीखना कब आता है? करने से, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डेवी है ना। इस तरीके से जो है तो ये इंपॉर्टेंट लाइन से है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं PVK क्यों दिया गया है। ये चीज़ें याद करने के लिए PVK कैसे याद रख सकते हैं आप इन तीनों को? PVK तो P फॉर प्याजे, प्याजे से P से रखिए याद प्रोसेसिंग माइंड, P फॉर प्याजे और P फॉर प्रोसेसिंग माइंड यानी कॉग्निटिव, है ना। तो प्रोसेसिंग माइंड यानी P से P की जोड़ी बना लीजिए, प्रोसेसिंग माइंड के बारे में बात किया। V से वाइगोट्स्की भी आएगा, V से वॉइसेस एंड कल्चर, यानी अब यहाँ पर वो कानून और कल्चर के बारे में बात, सोशल लर्निंग, है ना, कॉग्निटिव स्टेजेस, सोशल लर्निंग। और K फॉर कोलबर्ग, K से क्या आ गया? कानून भी आ गया, कानून एंड इथिक्स, मोरल रीजनिंग। इस तरीके से आपको ये याद रखना है PVK। PV से P के दो इससे कर लेना, प्याजे प्रोसेसिंग माइंड, V से वाइगोट्स्की वॉइस एंड कल्चर, K से कोलबर्ग कानून एंड इथिक्स। ठीक है, तो ये एक याद रखने के लिए आसानी से। उसके बाद मेंटल स्कीमा, ये लफ्ज़ भी एग्ज़ाम में लास्ट ईयर आ चुका है और क्या है इसे हमने अलग से शामिल किया समझने के लिए ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। अ मेंटल स्कीमा इज़ अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अ पर्सन ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन। इट इज़ लाइक अ मेंटल मैप और ब्लूप्रिंट इन आवर माइंड विच वी यूज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, मेक डिसीजन एंड प्रिडिक्ट आउटकम्स। मेंटल स्कीमा एक जहनी या नक्शा या खाका जो हमें मालूमात समझने, फैसला करने और दुनिया के बारे में अंदाज़े लगाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम मेंटल स्कीमा। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और उसी को हम जो है तो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हम उनको समझते हैं। ठीक है, आज का जो है तो वॉइस क्लियर नहीं है, कोल्ड है, कफ है, लेकिन उसके बावजूद इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यू जो है तो लेक्चर कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मेंटल स्कीमा भी हम समझ लिए, है ना। जहनी खाका उसका मतलब है जहनी नक्शा है खाका, और वो खाका क्या होता है उसको भी हम समझ लिए। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? इन कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी इज रेफर्ड टू एस। देखिए हम तीनों स्टेजेस भी देख चुके, सॉरी तीनों लेवल्स भी देख चुके और 6 स्टेजेस भी देख चुके। अब यहाँ पर हमें उसके बारे में क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, और चांसेस है कि जो क्वेश्चंस 2021-20 में आए हैं वो रिपीट 3-4 साल बाद उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्टली सेम टू एज इट इज़ रिपीट होना मुश्किल रहता है। अब क्या कह रहा है, जो कोलबर्ग का जो हमारे पास टेबल है डेवलपमेंट थ्योरी जो उसने दिया है, उस टेबल में जो 3rd स्टेज है लेवल 2 में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आसान जवाब है, हमने वहाँ पर देखे कि उसको जाना जाता है गुड बाय गुड गर्ल। गुड बाय गुड गर्ल, ये वहाँ पर जो है तो एक मिनट, हाँ, गुड बॉय गुड गर्ल नाम से वहाँ पर लिखा गया है। ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट कहाँ पर है फिर? तो ये बात कहाँ पर होती है? ये बात होती है स्टेज 1 में, स्टेज 1 और 2 यानी प्री कन्वेंशनल में, है ना। ये प्री कन्वेंशनल का हिस्सा है। लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन, ये भी सब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये सब जो तो स्टेज लेवल 3 का हिस्सा है ना। लेवल 2 पूछा था गुड बॉय गुड गर्ल, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी एट विच स्टेज डज एन इंडिविजुअल कन्फॉर्म टू गेन अप्रूवल एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय फॉलोइंग रूल्स एंड लॉज। रूल जो दिए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना है, यहाँ पर इथिक्स की बात नहीं की गई। तो क्या रहेगा, प्री कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होगा, प्री कन्वेंशनल ये रिवायत के पहले वाली बात, रिवायत के पहले, अभी वो चीज़ रिवायत को नहीं समझता है बच्चा, वो प्री कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल रिवायती, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल, अब रिवायत सीख चुका है उसके बाद भी कुछ चीज़ें एडिशनल कर रहा है। प्री मोरल तो हमारे कोई टेबल में मौजूद नहीं है। अब हमें जवाब देना है कि कानून की जो पैरवी के बारे में बात है वो किस मरहले में है, तो किस मरहले में है, कन्वेंशनल, यानी अब वो रिवायती चीज़ों को मानता है, ठीक है, यही तो चीज़ है। कन्वेंशनल यानी रिवायती चीज़ों का वो मान रहा है, कन्वेंशनल है तो वो आएगा स्टेज लेवल 2, स्टेज 3 या 4, 3 भी रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले दोनों क्वेश्चन 2021 में आ चुके हैं, इसलिए वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच प्रोसेस अलाउज ए चाइल्ड टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा। जहनी खाका जो उसका है उसमें कुछ एक खाका मौजूद था और उसमें अब नई इन्फॉर्मेशन को उसको जमा करना है, तो उसके लिए जो तो कौन सी प्रोसेस होती है। सबसे पहले अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब नई चीज़ को समझना, खाका उस चीज़ का नहीं है, नई चीज़ को समझना, नई चीज़ को समझना, है ना। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है, एज्यूमुलेशन, यानी अब वहाँ पर उसने क्या अज्यूम कर लिया, अज्यूम कर रहा है बच्चा, है ना, मौजूदा साचा जो है उसमें उसने वो चीज़ को जज्ब किया, है ना। उसके बाद तीसरा क्या है, इक्विलिब्रेशन, यानी पहले कन्फ्यूज़न हुआ बाद में इक्वल हो गया। पूछ क्या रहा है कि बच्चा जो नया इल्म है, ज़हनी साचे, बच्चा जो है ना नए इल्मों को वो मेंटल स्कीमा में फिट कर लेता है, तो वो क्या है, वो एज्यूमुलेशन है, वो खाके के हिसाब से वो चीज़ को अपने अंदर ले, मतलब उसको मेंटल स्कीमा में उसने ले लिया, है ना। अकोमोडेशन इसलिए नहीं कि नई चीज़ नहीं थी, नई चीज़ किसी चीज़ के जैसे उसको दिखाई दी, है ना। और इक्विलिब्रेशन इसलिए नहीं कि वहाँ पर मुतवाजन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो खाके में उसने रखा है सिर्फ। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमको उसको सामने रखते हुए आंसर करना है, ठीक है। तो और स्कैफोल्डिंग का मीनिंग बार अब तक तो सभी को याद हो चुका होगा कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, तो उसके ऊपर डिस्कस करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एडजस्टिंग मेंटल स्कीमा टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी जो नया इल्म है उसका जहनी साचा है, तो अब जहनी साचे को एडजस्ट करना है, जहनी साचे को एडजस्ट कर लिया, पहले नहीं किया था तो एज्यूम, अब कर चुका। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन ये तवाजुन जो है, तो ये इक्विलिब्रेशन में क्या हुआ, वो साच मालूमात लेने के बाद वो चीज़ों पर बहुत जब सोच हो गई उसकी, तो वो तब के बारे में आएगा इक्विलिब्रेशन, है ना। यानी जिसे हम कहेंगे कन्फ्यूज़न के बाद जो तो उसका जहन मुतवाज़िन हो गया। अभी यहाँ पर पूछ क्या रहा है, अभी सिर्फ एडजस्ट किया है, अभी एडजस्ट किया है, तो क्या रहेगा, पहला ऑप्शन नहीं रहेगा, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन यानी क्या होगा, नई चीज़ को समझना, नई चीज़ को, नई इन्फॉर्मेशन को समझ रहा है, एकोमोडेशन। और थर्ड ऑप्शन कंजर्वेशन, यानी मिकदार वाली मिसाल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है, यानी मिकदार वही रहती है, तो ये इसका हिस्सा है, तो यहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन की कोई बात नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, यानी गुरों में तरतीब देना, इसका कोई इससे रिलेशन नहीं फ़िलहाल सवाल से। तो अकोमोडेशन यानी मालूमात को ज़हनी खाके में बैठा लिया। इक्विलिब्रेशन इसलिए नहीं क्योंकि अब उसका जहन मुतवाज़न हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया,
जहन मुतवाजन हो जाएगा तब इक्विलिब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू प्याजे द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप, यानी क्वांटिटी सेम है, मिकदार वही है। तो ये वो सलाहियत जो बच्चे में पैदा होती है कि शक्ल बदलने के बावजूद मिकदार जो है तो यकसा है। तो इसके लिए पूछ रहा है कि उस सलाहियत को हम क्या कहेंगे। क्लासिफिकेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि बात क्वांटिटी की है, कोई ग्रो मतलब अलग अलग करने की नहीं। कंजर्वेशन हम ये पढ़ चुके, कंजर्वेशन लफ्ज़ कहाँ आया अभी याद करते हैं। सेरिएशन यानी तरतीब देना, तरतीब देने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और रिवर्सिबिलिटी का भी कोई ताल्लुक़ नहीं। सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा कंजर्वेशन, यानी अब मिकदार की जो मिकदार में बदलाव हो रहे हैं शेप में, और जो वहाँ पर उसके डिज़ाइन में शेप में वो बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि ये कंजर्वेशन है, यानी मिकदार वही है, शेप में बदलाव है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया हमारा कंजर्वेशन। प्याजे के जो वो लेवल हैं जहाँ पर क्वांटिटी सेम रहने वाला तस्वर बच्चे को आ गया, वो है कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज हमें जाहिर सी बात है पता चल गया कौन उस स्टेज में क्या क्या होता है। ईगोसेंट्रिज्म होता है, बिल्कुल होता है, खुद पसंदी होती है। उसके बाद सिंबॉलिक प्ले, सिंबॉलिक प्ले बिल्कुल होता है ना। बच्चे को हम सिंबॉलिक प्ले की मदद से सिखाते हैं, है ना। ये ईगोसेंट्रिज्म मैं पहले बताया, खुद की सोच सही, ये वाली बात। और सिंबॉलिक प्ले यानी देखो, सिंबॉलिक प्ले में एक और दूसरी चीज़, बच्चा क्या करता है, जैसे आपको फ़ोन पर बात करते हुए देख रहा है, अब वो क्या करेगा, किसी और उस जैसे दिखने वाली चीज़ या कोई चमचा वगैरह हाथ में ले लिया, और क्या करा, उसको मोबाइल समझकर उसको कान को लगाकर जो है तो उससे बात कर रहा है या उसको यूज़ कर रहा है, यानी अलामतें बना रहा है वो चीज़ों के लिए। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और एनिमिज़म। एनिमिज़म क्या है? एनिमिज़म यानी बेजान चीज़ों को जानदार समझना। जैसे खेलते हुए बचपन में गुड़िया को भूख लगी है, जबकि गुड़िया बेजान चीज़ है लेकिन उसको भूख लगती है, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये क्या है? एनिमिज़म है ना। ये हमारे स्टेज का पार्ट नहीं है ना। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक प्ले और तो देखिए ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक प्ले, एनिमिज्म, ये तीनों चीज़ें पॉसिबल है। बच्चा बेजान को जानदार समझता है, ये उसी प्री ऑपरेशनल प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात है। लॉजिकल रीजनिंग जो है, ये जो है तो कहाँ का पार्ट है? ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट है, ना कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, प्याजे बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स मेनली थ्रू। प्याजे क्या कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट खास तौर पर वो इल्मी तरक्की जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो पहला है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, रोट मेमोराइजेशन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अगर हम डायरेक्ट भी बात करें, प्याजे के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम डायरेक्ट भी बात करें, क्या सिर्फ सज़ा और इनाम से ही बच्चा सब कुछ सीख जाएगा? नहीं। रट्टा मारने से बच्चा सब कुछ सीख जाएगा? नहीं। सिर्फ हिदायत देने से बच्चा सीख जाएगा? नहीं। एक्टिव एक्सप्लोरेशन यानी तजुर्बा अगर बच्चे को हम करवाएं तो बच्चा सबसे ज़्यादा बेहतर सीखेगा। ठीक है, एक्टिव मतलब जो है तो वो खुद उनको हम तजुर्बे में इन्वॉल्व करें तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो बच्चा जो है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट होगा उसका और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सीख पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विथ हेल्प इज़ कॉल्ड। अब हमारा एक मदद वाला टॉपिक यहाँ पर पूछ रहा है कि
जो है तो बच्चा जो है अकेले और मदद से करता है, क्या कहेंगे हम उसको? उसको हम क्या कहेंगे जो बच्चा अकेले और मदद से सीखता है? देखिए पहला कह रहा है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच सीखने के बारे में, प्राइवेट स्पीच यानी जो है तो इसके बारे में जो है तो कैसा, प्राइवेट स्पीच में खुद से बातें करना हम उसे कह सकते हैं प्राइवेट स्पीच। बच्चा खेलते वक्त है ना, देखिए आप बच्चा जब खिलौने से खेलता है तो अब मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा, अब मैं इसको पीछे मोड़ लेता हूँ, इस तरीके से। या कोई भी जब गिनती अपने आप में कैलकुलेशन कर रहा है, मतलब प्राइवेट स्पीच खुद से बातें करना है ना। और वो बाद में जो है तो उसको जब वो उसका जो तो उसका ये कन्फ्यूज़न दूर होता है, बाद में वो चीज़ों को अप्लाई करता है, वो इनर स्पीच हो जाता है। उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी बच्चा, यहाँ पर बच्चे को हमेशा मदद नहीं दी जा रही, बच्चे को मदद दी जा रही है ना। जहाँ पर उसको रहनुमाई की ज़रूरत है वहाँ पर उसको मदद दी जा रही है। और नीचे दिया है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस मीन्स जहाँ पर जहन में टकराव है, यानी बच्चे को पता है एग्ज़ाम में नकल करना गलत है लेकिन खुद नकल भी कर रहा है, तो वहाँ पर वो जहनी तजाद का शिकार हुआ, जहनी टकराव हो रहा है उसका कि एक चीज़ उसे गलत लग रही है लेकिन वो खुद उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और स्कीमा गैप, स्कीमा गैप यानी जो जानता है, जो चीज़ें हो जानता है और जो चीज़ें नहीं जानता और जो चीज़ें जानता है, उनके दरमियान का जो गैप होता है उसे हम स्कीमा गैप कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिनका कोई खाका जहन में मौजूद नहीं है, वो जो है तो नोन से अननोन का फासला, ऐसा जो है तो उसको हम स्कीमा गैप कहते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि अलोन एंड वाट ए लर्नर कैन डू अलोन एंड वाट दे कैन डू विथ हेल्प। हेल्प की बात है तो एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पर हमारा जो है तो दिखाई दे रहा है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पर मदद की बात हुई। बाकी तीनों ऑप्शन में कहीं पर भी मदद की, हेल्प की बात किया ही नहीं। स्कैफोल्डिंग और ZPD रहता तब हम क्या आंसर करते हैं? अगर यहाँ पर ZPD और स्कैफोल्डिंग दोनों ऑप्शन अगर मौजूद है ऑप्शन में, तो फिर हम क्या ऑप्शन देंगे, आंसर करेंगे? तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? ZPD। स्कैफोल्डिंग में आहिस्ता आहिस्ता मदद दी जाती कंटिन्यू और बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम की जाती। यहाँ पर वो अकेला कर रहा है, सिर्फ उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, उस टाइम हेल्प की गई, इसलिए ZPD इज़ करेक्ट, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन में है अ टीचर गिविंग हिंट्स एंड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस सो अ चाइल्ड कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम इज प्रैक्टिसिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस्ताद जो है तो मरहलेवार उसको बच्चे को रहनुमाई दे रहा है तो वो मसला हल कर सके, इसलिए क्या कहेंगे? तो वही बात अब भी लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस किए, जहाँ पर स्टेप बार बार आहिस्ता आहिस्ता मदद की जाती है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मॉडलिंग क्या मीनिंग होगा? किसी के अमल को दोहराना, मॉडलिंग करना, किसी की भी नकल करना कह सकते हैं। जैसे घर में अगर माँ नमाज़ पढ़ती है, उसको देखकर बच्चा जो है तो नमाज़ पढ़ रहा है, वैसी हरकत कर रहा है, यानी वो मॉडलिंग कर रहा है ना। उसके बाद कंडीशनिंग यानी जो है तो अमल को जो है तो दोहरा कर सिखाना। जैसे इसके बारे में एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर कंडीशनिंग के 2 टाइप हैं, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। यहाँ पर कंडीशनिंग की 2 टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें 2 लोग हैं, 2 थिंकर हैं, कौन कौन? ऑपरेंट थिंकिंग के 2 टाइप, पाउलो और जो है तो एक है स्किनर। पाउलो और स्किनर, ये दोनों जो है तो कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात हो रही है ना। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके अंदर पाउलो क्या कहते हैं, वो आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि एक बॉक्स में जो है तो एक डॉग है और वहाँ पर एक घंटी बाहर लगाई गई है ना। अब क्या होता है, घंटी जब बजती है तब जब जो है तो डॉग को खाना दिया जाता है। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो है तो कभी कभी क्या किया जाता है, घंटी जो है तो बजाई जाती है लेकिन खाना नहीं दिया जाता। लेकिन कुत्ते की जो हरकत है डॉग की, वो
जैसे घंटी की आवाज़ आती है वो अपना राल जो तो टपकाना शुरू कर देता है खाने के लिए। तो वो क्या है, ये कंडीशनिंग है, वो अमल को दोहराया गया है ना, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग। वैसे ही जो इनाम और सज़ा वाला ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात है तो वो स्किनर ने की है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए। पावलो की बात है डॉग वाली, है ना। उसके बाद डी ऑप्शन है री इन्फोर्समेंट। वही जो है तो री इन्फोर्समेंट इस जो है तो स्किनर की जो थ्योरी है, बुरा काम करेंगे तो सज़ा मिलेगी, अच्छा काम करेंगे इनाम मिलेगा, ये री इन्फोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। चारों ऑप्शन समझना मकसद इसलिए कि अगर क्वेश्चन आता है या इस तरीके का कोई डाउट रहता है आपको यहाँ पर ऑप्शन से कि ये ऑप्शन क्यों सही नहीं हुआ, तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें हमारा आंसर हो गया सही, स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चे को स्टेप बाय स्टेप जब हेल्प की गई तो स्कैफोल्डिंग हम उसको कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट असेसमेंट मेथड फॉर वाइगॉट्स्कियन क्लासरूम। यानी वाइगॉट्स्की के मुताबिक क्लास का बेहतरीन तरीक़ेकार क्या रह सकता है, तो उसमें ऑप्शन ए है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। क्या टेस्ट लेकर क्लासरूम का, ये मतलब ऐसे कोई बात करते हैं टेस्ट के बारे में, टेस्ट लो मशके हो बार बार, जी नहीं। इंडिविजुअल साइलेंट रीडिंग, इस देखिए किसी भी थेरिस्ट ने, थिंकर ने कोई बात कही है तो उसने कुछ ऐसी बात तो कहेंगे जिससे कुछ फ़ायदा तो होगा। अब इंडिविजुअल साइलेंट रीडिंग, यानी हम इंडिविजुअल साइलेंट रीडिंग से क्या जो है तो क्लास में फ़र्क डेवलप कर लेंगे। ठीक है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी जिसमें सभी का ताउन शामिल हो, कोलैबोरेट हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट लेना। और लास्ट में का रोट मेमोराइजेशन तो नहीं, क्योंकि रट्टा लगाने से सब कुछ नहीं आ जाता, और वैसे भी एक थिंकर अगर बात करें तो रट्टे वाली बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो है ये वाइगॉट्स्कियन क्लासरूम की पहचान है, ये बेहतर तरीका है वहाँ पर उनकी जो उन्होंने कहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वाइगॉट्स्की कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कॉग्निटिव ग्रोथ, यानी वाइगॉट्स्की के मुताबिक इल्मी तरक्की के लिए सबसे अहम ज़रिया, पहले जो तो क्लासरूम के बारे में बात हुई तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर पूछ रहा है सबसे अहम ज़रिया कौन सा है। तो वाइगॉट्स्की ने बात की है लैंग्वेज के बारे में, वाइगॉट्स्की ने बात की है लैंग्वेज के बारे में, ना कि अदर। फिर भी हम अदर ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है मैचुरेशन। मैचुरेशन के बारे में कौन बात करता है, पियाजे, मैच्योरिटी जहन, है ना। उसके बाद सेंसरी मोटर स्किल, तो ये सेंसरी मोटर स्किल कोई टूल है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या सिर्फ इन्हीं वजह से हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं रहेगा। रिवार्ड के बारे में कौन, अब भी जस्ट डिस्कस किया हम, स्किनर रिवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हो गए आई थिंक चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर कि ये दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं है। ठीक है, और रिकॉल हो जाता है बाद में, मैचुरेशन रिकॉल हो गया, रिवार्ड्स रिकॉल हो गया, सेंसरी मोटर रिकॉल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ वाइल सॉल्विंग ए पजल इज कॉल्ड, यानी वही जिसे हम प्राइवेट स्पीच ही कहते हैं, डायरेक्टली आंसर ही आ जा रहा है इसका तो, कि खुद से बातें करना, वन सेल्फ यानी खुद से बातें कर रहा है पजल सॉल्व करते वक्त, तो क्या है, प्राइवेट स्पीच है। ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी खुद पसंद वाली सोच, तो उसमें पजल सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर ये खुद पसंद वाली सोच कहाँ से आएंगी। उसके बाद इनर स्कीमा क्या है, पहले से देखी हुई चीज़ का खाका, पजल सॉल्व कर रहा है तो खाके वाली बात नहीं आएंगी। मेटाकॉग्निशन क्या हो सकता है, मेटाकॉग्निशन यानी अपनी सोच के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी सोच के बारे में सोचना, इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एट विच स्टेज इज मोरली बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी सज़ा से बचने वाली बात कौन से स्टेज में होती है, लॉ एंड ऑर्डर, पनिशमेंट ऑबिडियंस,
गुड बॉय गुड गर्ल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस में होंगी? तो वो होंगी प्री कन्वेंशनल स्टेज, है ना, प्री कन्वेंशनल स्टेज। और प्री कन्वेंशनल स्टेज कहाँ पर है? उसमें क्या जिक्र है? पनिशमेंट, ओबीडियंस, यहीं से आंसर मिल रहा है। तो ऐसे हिंट्स होते हैं जो हम बात कर रहे थे ग्रुप में भी, हमने बताया कि कुछ ट्रिक्स होती है जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे तो हिंट आपको दी गई होती है, उस हिंट का मदद करके आप सही क्वेश्चन लगाने का ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि पीपल विल थिंक आई एम ऑनेस्ट इफ़ आई रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट सो आई शुड रिटर्न इट। यानी कोई शख्स है जिसे जो है तो बटवा मिलता है किसी का पॉकेट, और वो वॉलेट कहेंगे जैसे, सॉरी, तो वो सोच रहा है कि मैं अगर इसको रिटर्न कर दूँ, जिसका है उसको लौटा दूँ, तो लोग मुझे ईमानदार कहेंगे, तो मुझे इसे लौटा देना चाहिए। यानी अब ये किस तरीके की मिसाल है? तो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा, ये उसूल के बारे में बात करता है, और यहाँ पर कोई उसूल के बारे में बात नहीं है, ये एक सोच है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन है गुड बॉय गुड गर्ल। हमने पढ़ा है गुड बॉय गुड गर्ल यानी अच्छा अच्छा दिखने के लिए जो तो कुछ काम करना, तो इस ऑप्शन को हम सोचते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, तो कानून और उसूल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ऐसा कोई कानून है कि नहीं। यूनिवर्सल इथिक्स, यूनिवर्सल इथिक्स यानी गलत कानून की मुखालिफत करने वाली बात, ये बात तो बटवा है और ये कोई मुखालिफत वाली बात है ही नहीं, तो सबसे बेटर ऑप्शन वही हो गया, गुड बॉय गुड गर्ल। यानी मैं अगर ये काम करूँ तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, ये वाली थिंकिंग जो है वो प्री कन्वेंशनल यानी फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट स्टेज में ही आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रूल्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर सो स्टीलिंग इज रॉन्ग इवन टू हेल्प समवन। यानी अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि रूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना, चोरी गलत है, ये कह रहा है ना, यहाँ तक के। और उसमें एक बात क्या कह रहा है कि वो इवन टू हेल्प समवन यानी किसी की मदद करना है तब भी जो है तो ये गलत है, ऐसा यहाँ पर कह रहा है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है बेटर? पहला ऑप्शन कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर, कानून पर अमल लाजमी है, कानून पर अमल लाजमी है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है ना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर कानून तोड़ने की बात हुई नहीं। पनिशमेंट ओबीडियंस, सज़ा और इनाम वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सल इथिक्स, कोई ऐसी बात है कि कानून जो है तो वो तोड़ने की बजाय उसको मानने पर मजबूर किया जा रहा है, गलत। कुछ कानून ऐसे हैं कि जो है तो वो इंसानों के लिए ठीक नहीं है, तो ये वो वाली बात होती है यूनिवर्सल एथिक्स। तो बेस्ट ऑप्शन जो है तो क्या रहेगा? बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, यानी लॉ एंड ऑर्डर, कि उसे पता है जो रूल्स है बने हैं, कानून बना है कि चोरी करना गुनाह है, वो गलत है, उसको वो गलत भी समझ रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बिलीविंग दैट लॉस कैन चेंज फॉर द ग्रेटर गुड शोज विच स्टेज। इसमें क्या कह रहा है कि जो कानून बने हैं वो कुछ कानूनों को हम जो है तो बदल सकते हैं, ऐसी सोच है, ऐसा यकीन है। तो ये कौन से मरहले में उसके अंदर आएंगी बात? तो देखिए, गुड बॉय गुड गर्ल में उसकी थिंकिंग जो है इतनी वास्ट है तो नहीं होती, इस ऑप्शन पहले एलिमिनेट। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में भी हो सकता है। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुआहिदा, ठीक है, देखते हैं इसको भी। लॉ एंड ऑर्डर यानी ऑर्डर वो बने हैं उनको मानना ही है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है? चेंज के बारे में, ठीक है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल यानी कानून को रद्द कर दिया जाए और जो है तो उस कानून को मानने से इनकार किया जाता है, कानून को मानने से इनकार किया जाता है, वो कानून क्यों? इथिकल की बुनियाद पर।
लेकिन ऑप्शन ए जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसमें अगर समाजी भलाई के लिए कानून में जो है तो बदलाव किए जाने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? मुआहदा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बदलाव हो सकते हैं। इथिकल में क्या है? रद्द वाली बात है कि वहाँ पर वो कानून चाहिए ही नहीं, है ना, वो कानून से इनकार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बदलाव के बारे में बात हो रही है तो हम कहेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू सेल्फ जूसन एथिकल प्रिंसिपल लाइक जस्टिस एंड इक्वलिटी रिप्रेजेंट्स, यानी इंसाफ और मसावत जैसे अखलाकी उसूलों पर अमल करना, इंसाफ और मसावत जैसे अखलाकी उसूलों पर अमल करना कौन से मरहले की मिसाल है? तो हमें ये पता है कि इतनी डीप अगर किसी के वो बच्चे की अगर थिंकिंग है तो वो कौन से स्टेज में चला जाएगा? वहाँ पर वो अब स्टेज 6 में चला गया है, क्योंकि वो बात कौन सी कर रहा है? इथिकल। इथिक लफ्ज़ हमने देखे स्टेज 6 में ही जो है तो वहाँ पर हमारे सामने आया। ठीक है। तो बाकी स्टेजेस आप सभी को पता भी है, जैसे इनाम सज़ा है ना, यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, और बने हुए रूल को फॉलो करना, ये आपको याद रखना है ना, आसानी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू पैजे इक्विलिब्रेशन रेफर्स टू, ये चीज़ हम समझ आज हमने डिटेल में समझे कि इक्विलिब्रेशन क्या है और जो तो डिसइक्विलिब्रियम क्या है। क्या कह रहा है? प्याजे के मुताबिक जो है तो इक्विलिब्रेशन क्या है? बैलेंसिंग एजुलेशन एंड एकोमोडेशन। देखिए इक्वल, बैलेंस, इक्वल हिंट मिल गई तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते। दूसरे ऑप्शन पे देख लेते हैं। फॉलोइंग रूल्स टू गेन अप्रूवल, रूल को फॉलो करना, रूल को फॉलो करना जो है तो किसके लिए? तारीफ़ के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। गेन अप्रूवल, लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, समाजी तामुलात के ज़रिए सीखना, ऐसी कोई यहाँ पर बात नहीं। मेमोराइजिंग फैक्ट्स एक्यूरेटली, याददाश्त के बारे में बात कर रहा है। बात क्या हुई? इक्विलिब्रेशन, यानी बैलेंस करना एज्यूमुलेशन एंड एकोमोडेशन टू मेंटेन कॉग्निटिव डिवेलपमेंट, यानी उसने जो एज्यूम किया उसको एकोमोडेट कर लिया, तो ये सब क्या, और उसके बाद में बैलेंस भी हो गया, तब जाकर वो इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है, ऑप्शन करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग की बेहतरीन मिसाल क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग किसे कहेंगे हम? जिसमें तजुर्बात, मुशाहिदात और सवालात शामिल हो, है ना, एक्सपेरिमेंट्स, है ना, और अदर चीज़ें हम जो डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर ए ऑप्शन क्या कह रहा है? टीचर डिलीवर्स कंटेंट वाइल स्टूडेंट लिसन पैसिवली, यानी टीचर एक लेक्चर देते रहे, बच्चे सुनते रहेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिव मिसाल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, फैसिलिटेटर, है ना, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। स्टूडेंट्स मेमोराइज फैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, काफ़ी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्लास टीचिंग हो रही है। लर्निंग ऑकर्स ओनली थ्रू पनिशमेंट एंड रिवार्ड, नहीं, हम इसके ऊपर भी हमने बात की कि ओनली इन चीज़ों के लिए वजह से जो है तो बच्चा सीख लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फैसिलिटेटर यानी जो है तो उस्ताद जो है तो वो रहनुमा बनकर बच्चों को इल्म दे, है ना, ठीक है, और बच्चे जो है तो उनका नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। इन कोलबर्ग्स थ्योरी अ पर्सन रिफ्यूजिंग टू लाई इवन इफ लाइंग कुड सेव समवन्स लाइफ इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। अब इसको हम देखिए समझते हैं क्या पूछ रहा है कि अगर किसी शख्स का, मतलब कोई शख्स जो है तो झूठ बोलना है, लेकिन अगर झूठ बोलना है किसी की जान बच सकती है, लेकिन वो नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, यानी वो कौन से मरहले की मिसाल ऐसा पूछ रहा है? वो कोलबर्ग्स की थ्योरी है, झूठ बोलकर जान बचाई जा सकती है लेकिन वो शख्स झूठ नहीं बोल रहा है, तो ये कौन से स्टेज की बात है? अब देखिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर,
लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा कोई है नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा मुआहदे के बारे में बात नहीं। गुड बॉय गुड गर्ल की बात ही नहीं है ना, क्योंकि सोच तो बहुत पुख्ता हो चुकी है कि जान बचाए, मैं जो तो जान बचा सकता हूँ झूठ बोलकर, लेकिन मुझे नहीं बोलना है, ऐसी सोच है। ए ऑप्शन कानून का एहतराम कर रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, कानून का एहतराम, रिस्पेक्ट, नहीं कानूनन झूठ बोलना गलत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बी ऑप्शन क्या हो रहा है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पर ये कानून के बारे में, लचक के बारे में बात करते हैं, यहाँ ऐसा कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो उसूल है, कुछ उसूल बने हैं कानून से हटकर भी उनको फॉलो करना चाहिए, ये इथिकल पर्सपेक्टिव होता है। और लास्ट वाला क्या है, दूसरों की तारीफ़ के बारे में, ऐसा तो यहाँ पर नहीं है। तो इथिकल लफ्ज़ आ गया, यानी वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कानून या खुद के फ़ायदे से ज़्यादा जो तो अखलाकी उसूलों को हम एथिकली नहीं अखलाकी ही कहेंगे हम, तो अखलाकी तौर पर कुछ चीज़ें सही है, भले कानून उसकी इजाज़त ना दे तो वो चीज़ों को करना चाहिए। तो कोलबर्ग का ये जो स्टेज 6 है वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो आई थिंक सब आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में हम जो है तो 6 स्टेजेस को याद किस तरीके से आप आसानी से कर सकते ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। हम एक ब्लैंक स्लाइड देख लेते हैं जहाँ पर आप जो है तो इन चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस स्लाइड के ऊपर जो है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक सेंटेंस याद रखिए, प्लीज़ गिव लव शेयर यूनिवर्सली। ये 6 स्टेजेस को याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ सेंटेंस। अब इसमें से कैसे हम याद रखेंगे, तो आप इनका पहला जो है तो लेटर याद रखें। जैसे इसमें से पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, जैसे P, यहाँ से G है ना, उसके बाद यहाँ से S, यहाँ से U, L छूट गया ना, PGLSU। अब ये PGLSU, इससे 6 स्टेज किस तरीके से हम याद रख सकते ये देखते हैं, उसके बाद सेशन को हम आज के एंड करेंगे। P से प्री कन्वेंशनल और पनिशमेंट। P से क्या हो गया, प्री कन्वेंशनल और पनिशमेंट, ठीक है। उसके बाद G से गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और बी गुड, G से गुड और गुड इंटरपर्सनल, है ना। उसके बाद L से लॉ एंड ऑर्डर और फॉलो लॉ, है ना, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो लॉ, ठीक है। S से क्या हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल फेयरनेस, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल इथिक्स। तो इस तरीके से आप प्लीज़ गिव लव शेयर यूनिवर्सली, इस तरीके से एक सेंटेंस है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको 6 के 6 स्टेज, मतलब P से पहले स्टेजेस हो गए दोनों, फिर G से एक स्टेज हो गया, फिर L से एक, S से U से, है ना, और उनसे ही एक लेटर से दोनों चीज़ें वहाँ पर आपने देख ली है। इस तरीके से हमारा आज का ये लेक्चर जो है तो एंड होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये सभी कंटेंट्स जो नोट्स आप तक पहुँचाई जा रही हैं, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, ये सभी अगर आपको ठीक लगते हैं, आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंडिडेट दोस्तों तक शेयर कीजिए जो CTT पास होना चाहते हैं, और सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए जो भी उसमें नीड है, क्या चीज़ें उसमें बदलाव चाहिए और क्या चीज़ें आपको बेस्ट लगी, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट लेक्चर हम कोशिश करेंगे कल ही आप तक पहुंचाए जिसके बारे में हमने कहा है। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू।